Welcome students. Today we are going to start our chapter Sectors of Indian Economy, class 10th Economy. It is the fourth part of this chapter. My dear student, today we are going to discuss about the organized and unorganized sector. Organized sector संगठित क्षेत्र, unorganized sector असंगठित क्षेत्र. अब ये देखिए कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपकी बुक में इसको कांता का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है और इसको कमल का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, जिससे आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। सारे गवर्नमेंट के रूल, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट है या आपका टाइम, जितने भी पेंशन एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, जितने भी रूल्स गवर्नमेंट फॉलो करती है या जिनको मानती है, वो सारे इसमें माने जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में माने जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर ही रजिस्टर्ड होते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है, आसानी से इन सेक्टर में कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी जॉब से नहीं हटा सकता है। ठीक है। पेड हॉलीडेज गिवन, यहाँ पर बेटा देखो कुछ हॉलीडेज तो जैसे गस्टेड हॉलीडेज तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही जैसे आप बीमार हो गए तो पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। कुछ पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं जिसमें आप अगर छुट्टी भी कर ली तो उसकी सैलरी आपको मिलेगी अगर वो जेन्युइन है तो पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। जबकि उसके बाद वर्किंग कंडीशन और गुड, जो काम का एटमॉस्फेयर होता है, वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है काफी अच्छा होता है, ज्यादातर एसी रूम्स होते हैं। ठीक है। जो अगर एसी रूम्स ना हो तो भी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छी सैनिटेशन होती है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, तो मतलब अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है। उसके बाद है पेंशन दी जाती है जैसे रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, मतलब अपने वर्कर्स की हेल्प के लिए, जैसे हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है और मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए वो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, उसका 50% गवर्नमेंट उठाती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो इस सेक्टर में बैंक आते हैं, स्कूल आते हैं, एमएनसी, गवर्नमेंट जॉब, सारे इसी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर ये जो कौन से सेक्टर में आते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। बड़े सिस्टम से काम करते हैं, अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, उनकी वेजेस का, पेंशन का, सैलरी का, जॉब सिक्योरिटी का, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। अब आ जाइए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल आसान है, इसका ऑपोजिट। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट and follow government rule and regulation, but they are not registered by government and do not follow government rule and regulation. यहाँ पर कोई गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड भी नहीं होते, कोई रूल ये फॉलो नहीं करते हैं, या कुछ रूल फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे एक दुकान में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जब दिल करा उसको तो उसका ओनर क्या कर देता है, हटा देता है, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिक्स टाइम होता है, इसमें 8 घंटे का फिक्स टाइम होता है, उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पर अगर 8 घंटे से ज्यादा आपसे काम करवाया ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 2 घंटे 8 घंटे से ज्यादा काम करा दिया तो उसके लिए डबल पे करना पड़ेगा उन 2 घंटे के लिए, मतलब ओवर टाइम मिलता है, वो भी डबल रेट से। यहाँ पर कोई ओवर टाइम नहीं है। अगर आपका टाइम सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक है या 8 बजे तक है तो और 2 घंटे रोक लिया जब काम का लोड है, ठीक है, तो और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी जाएगी। उसके बाद है पेड हॉलीडेज नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं होती। छुट्टी की तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, उस दिन की कट हो जाएगी। पुअर वर्किंग कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सैनिटेशन और दूसरी वर्किंग कंडीशन भी वो इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं होती है। उसके साथ साथ क्या बेटा, पेंशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पर, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई फ्यूचर्स के लिए आपकी सेविंग्स नहीं है। ठीक है। उसके साथ ही क्या है, जैसे छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, यहाँ पर अपने वर्कर्स को काम पे रख लेते हैं, जब दिल करता है काम होता है लगाते हैं, फिर हटा देते हैं, तो ये सारे क्या बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे कंट्री में ज्यादा लोग लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे सेफ रखा जाए कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कोई उनसे जरूरत से ज्यादा काम ना करा पाए, या कोई उन्हें मिनिमम वेजेस से कम वेजेस ना दे, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे बेटा वर्कर्स को, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम वर्कर्स को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नॉर्मल एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए रूरल एरिया की बात करेंगे, फिर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे। रूरल एरिया में कौन से जो वर्कर है जो क्या अनऑर्गेनाइज है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और दूसरे के खेतों में काम करते हैं,
हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, ये सारे क्या बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और दे आर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, इनकी जो सैलरी है वेजेस है वो कम होती है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग लोन एट इजी टर्म। सरकार को क्या करना चाहिए, इनको इनके काम करने के लिए इजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, इनको इजी, जैसे एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, इजी इनपुट हो, वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, वो किसी ऐसे सोर्स से, ठीक है ना, इनफॉर्मल सोर्स से लोन ना ले पाए, ठीक है, या लोन लेके ना फंसे। तो इस प्रकार से इन लोगों की मदद कर सकती है सरकारी इजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करके, इनपुट्स देकर उनको, फिर जब उनका प्रोडक्शन हो जाए, उनका अनाज खराब ना हो, तो उनको मार्केट आउटलेट प्रोवाइड करके और स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। उसके बाद बात करते हैं हम अर्बन सेक्टर की। अर्बन सेक्टर में कौन कौन से कैजुअल वर्कर्स, पीपल एंगेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये सारे आते हैं। इनको भी बेटा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय देयर ओनर्स। इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, ज्यादा काम करवाया जाता है और कम वेजेस दी जाती है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि इससे कम कोई भी, बार बार रिवाइज होता है, इससे कम भी कोई भी किसी भी व्यक्ति को मतलब काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, या उसको इससे कम नहीं दिया जा सकता। तो मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, ऐसे ही बहुत सारे और नियम और कानून है जो सरकार के द्वारा इन सेक्टर्स में अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर विजिलेंस हो और इनमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ताकि वहां पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आगे देखिए, चलिए बेटा अब हम इसके बाद करेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। पब्लिक सेक्टर क्या है, व्हेन द ओनरशिप इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, जिस चीज की सरकार मालिक होगी उसको पब्लिक इंडस्ट्री कहा जाता है, और जिसके कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल होगा तो उसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। तो इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, जैसे टिस्को है, टाटा है, और जैसे कि आपका कौन सा रिलायंस है, ये सारी आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। पर रेलवे आपका है, तो रेलवे आपका कौन सा है भाई, आपका पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, अब ये देखिए इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पब्लिक सेक्टर है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर होता है। ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, ये सोशल वेलफेयर के लिए है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट में मोटिव होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। पर बेटा क्वेश्चन यहाँ से आता है, Why railways, water supply are a part of public sector? Education, health, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जिसमें जरूरत है पब्लिक सेक्टर की, उनको इंटरफेरेंस करने की, हर चीज को हम प्राइवेट नहीं कर सकते। इसके रीजन है, क्या क्या रीजन है, दे रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो इनमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, हर कोई इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए रेलवे का विकास है तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्लीपर बिछाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें हाथ नहीं डालेगी क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी कम है। उसके बाद कहता है कि ये चीजें हैं जो लोगों को, सभी लोग इसका यूज करते हैं रेलवे वगैरह का, तो ये रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो रीजनेबल रेट पर अगर आप ये देखिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेगा और हायर रेट पर देगा। पर लोगों को क्या चाहिए कि जनता की भलाई के लिए आवश्यक है कि ये चीजें क्या हो, ये उनको कम रेट पर उपलब्ध हो, रीजनेबल रेट पर जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सरकार ही कर सकती है, गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसलिए पब्लिक सेक्टर में। आप देखिए हमारा कंट्री है बेटा, बहुत सारे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ है, अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे पूरी तरह तो वहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, हेल्थ इतनी महंगी हो जाएगी कि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन और हेल्थ में अपना हाथ डाले, उसमें अपना रोल प्ले करे। और जैसे गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है, मिड डे मील देती है, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर में अपना रोल प्ले कर रही है। सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, ऐसा कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं करेगी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर लुक्ड आफ्टर बोथ फार्मर एंड इंडस्ट्री, ये एक बैलेंस बनाकर चलती है। ये फार्मर्स को भी इजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करेगी, उनकी भी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी, ठीक है, और क्या करेगी, साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बूम अप वो करेगी। तो पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, जो क्या करे, हर सेक्टर पर एक वॉच रखे और क्या करे, लोगों को डेवलप करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, लोगों को इजी टर्म पर लोन प्रोवाइड कर सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। थैंक यू।